Hello everyone, welcome to economics. So today I will be discussing paper 1 of UGC NET paper that was of December 2025 cycle, which was held on 7th January 2026. So coming to our first question. So the first question is about the comprehension is given and you have to answer certain questions. ठीक है, इसी को आप बोलते हो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन DI. The following table shows the percentage of marks obtained by 7 students in different subjects. Study the table data and answer the question 1 to 5 based on this data. Okay, MM is maximum marks in a subject. Find the overall percentage in the subjects of English, philosophy and IT respectively. ठीक है, और ये याद रखना यहां पे परसेंटेज में मार्क्स दिए हुए हैं. सो ओवरऑल परसेंटेज पूछा गया है सब्जेक्ट्स में, तो क्या करोगे, इन सब का एवरेज निकाल लो. ओके, सो इंग्लिश के लिए एवरेज निकाल लेते हैं. सो लेट अस सी, फॉर इंग्लिश यू विल हैव दैट एज 80 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 60. ये टोटल हो गया 510. एंड टोटल कितने हैं, टोटल 7 हैं, 7 स्टूडेंट्स. सो यू गेट 72.857. सो ऑप्शंस में देखोगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4. यही से आपका आंसर हो गया. एग्जाम में आपको तीनों के कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं फिलोसफी का क्या करोगे. फिलोसफी के लिए आपका 60 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 7, देन यू गेट 67.85. ओके, उसी तरह आप IT के लिए देखोगे. सो फॉर IT यू विल हैव दिस एज 80 प्लस 70 plus 70 plus 60 plus 80 plus 60 plus 70, that equals to 490 divided by 7, that is 70. Okay, so यहां पे आप देख रहे हो कि लास्ट सब्जेक्ट का जो 70 है दो ऑप्शंस में है, लेकिन बाकी दोनों पेपर्स के लिए सब ऑप्शन में अलग अलग वैल्यूज हैं. सो अगर आप ये देख रहे हो तो एटलीस्ट एक बार ऑप्शन पे निगाह रखोगे तो यहां से आपको पता चल गया कि इन दोनों में से किसी एक में भी अगर आपने निकाला तो काम बन गया. ओके, सो आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ऐसे ही आपको टाइम सेव करना होता है क्योंकि पेपर 1 रिलेटिवली आपको लेंथी लगेगा, फिर उसके बाद आप बहुत क्वेश्चंस ठीक से कर नहीं पाओगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में फिर से वही टेबल दे रखा है, उसमें क्या करना, फाइंड द एग्रीगेट मार्क्स. एग्रीगेट मार्क्स पूछा है ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स C एंड F. अब C और F स्टूडेंट्स ने क्या मार्क्स स्कोर किया याद रखना. अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है. सो स्टूडेंट C और स्टूडेंट F के बारे में पूछा है. C के लिए मैं ऊपर मार्क्स लिखता हूं जो भी एग्रीगेट मार्क्स है, F के लिए मैं नीचे लिखता हूं. सो C के लिए 80% ऑफ 150 कितना हो जाएगा, 120. उसी तरह 130 का 60% कितना हो जाएगा, 13 into 6. ओके, सो दैट वुड बी 78. ओके, उसी तरह 120 का 70%, दैट वुड बी 12 into 7, दैट इज 84. सिमिलरली हियर यू विल हैव 70, फिर उसी तरह आपका आएगा 48, हियर यू विल हैव 28. सो इनको ऐड करोगे. So let us see this. So here you get this as 120 plus 78 plus 84 plus 70 plus 48 plus 28. That gives you 428. यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, सो यहीं पे एक ही ऑप्शन है, वहीं पे आपका आंसर हो गया. सेकेंड स्टूडेंट के फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भी फाइंड कर लो. सो सेकेंड के लिए 150 का 60%, दैट विल गिव यू 90. उसके बाद 13 into 7.5,
that will give you 97.5. okay, 120 का 60% that will be 72, इसका हो जाएगा 80. here you will have 6 into 4 24, 4 into 6 24. so let us calculate this. 97.5 plus 90 plus 72 plus 80 plus 24 plus 24, that gives you 387.5. ओके, सो ऐसे करके आप आंसर्स रीच आउट कर सकते हो. लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, जहां पे टाइम सेव कर सकते हो वहां पे टाइम आपको सेव कर लेना है. ओके, नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए एंड जी. अब देखो स्टूडेंट वाइज करोगे तो स्टूडेंट वाइज यहां पे बेस अलग अलग है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण इन सब का एवरेज नहीं निकाल सकते. तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ए और जी का अलग अलग आप कैलकुलेट करो और उसके बाद टोटल मार्क्स जितने हैं उससे आप परसेंटेज निकालोगे. सो ए के लिए मैं ऊपर लिखूंगा और जी के लिए नीचे. सो ए का मार्क्स कितने हो गए 120. यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 13 इंटू 5 65, वेरी पुअर स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स. सोशियो में क्या हो जाएगा 12 इंटू 8, that will be 96. here you will have 60, here you will have 42, here you will have 32. okay, if you look at the total of these things, then here you can have something like this. Let me show you. So here you will have 120 plus 65 plus 96 plus 60 plus 42 plus 32, that gives you 415. so I will write this here 415. now I will calculate the total subject totals. so that will be 150 plus 130 plus 120 plus 100 plus 60 plus 40, that gives you 600. okay, so percentage निकाल लेते हैं. so 415 upon 6, that gives you 69.16. so option number 2 gives you the right answer. ठीक है, सो यहां पे आंसर्स आप रीच आउट कर सकते हो डायरेक्टली एक ही कैलकुलेशन से. ओके, वहां भी आपको बार बार सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जी के लिए फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं. सो फॉर दैट यू विल हैव हियर 90, हियर यू विल हैव 13 इंटू 3.5. इस बच्चे को भी इकोनॉमिक्स में कम नंबर. 12 into 5 60, 70, 42, here you have 28. so let us calculate this. here you have plus 90 plus 60 plus 70 plus 42 plus 28, that gives you 335.5 divided by 6, that gives you 55.916. so option number 2. अब यहां पे ध्यान रखो, इसमें मैंने क्या किया, सबका अलग अलग कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाला है. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में जहां पे एक सब्जेक्ट के लिए परसेंटेज पूछा था, उसमें मैंने डायरेक्टली इसका एवरेज निकाल लिया था. ओके, सो विद इन अ सब्जेक्ट जब बेस चेंज नहीं होगा तो परसेंट आप उन सबका एवरेज निकालकर कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन जब बेस चेंज हो जाएगा तो आपको फाइनल बेस से देखना पड़ेगा ना कि ओवरऑल बेस क्या है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स फर्स्ट, और उसके अकॉर्डिंग जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो आप परसेंटेज फॉर्म में निकालोगे. आई होप ये क्वेश्चन आपको ट्रिकी इतना नहीं लगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट more or equal to 70% marks in at least 4 subjects. so कम से कम 4 सब्जेक्ट में तो मार्क करते हैं. ये का कितने में 70% या 70% से ज्यादा है. so 1, here 2, here 3, here 4. so एक स्टूडेंट ए तो हो गया. बी का देखते हैं. here 1, 2, 3, here you have 4, here you have 5. ये भी स्टूडेंट फिट बैठता है. 1, 2, 3, 4, 5.
ये भी स्टूडेंट फिट बैठता है। 1 2 3 ये नहीं बैठता। 1 2 3 4 ये भी स्टूडेंट फिट बैठता है। 1 2 ये नहीं बैठता। 1 2 3 ये भी नहीं है। सो 1 2 3 4, सो 4 students got at least 70% in at least 4 subjects. Now move on to the next question. Question number 5. Find the average marks in sociology and IT respectively obtained by all the students A to G. ठीक है, एवरेज मार्क्स निकालना है, याद रखना ये परसेंटेज नहीं है, एवरेज मार्क्स है। सो आप क्या करो, सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करो और उसके बाद निकालो परसेंटेज से वैल्यू। उससे आसान तरीका क्या है टाइम सेव करने का, कि जैसे परसेंटेज में हमने निकाला था ओवरऑल परसेंटेज क्या है टोटल स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट में, वैसे निकाल लो और उसके बाद टोटल वैल्यू से आप उसको क्या करोगे, परसेंटेज निकाल लोगे। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस। सो हमें क्या करना है, सोशियो निकालना है और आईटी का निकालना है। सो आईटी के लिए हमने परसेंटेज पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया, तो टाइम सेव करेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके आईटी के लिए कितना परसेंटेज था, 70%। सो उसी का कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो 70% किसका, 40 का। सो 40 इंटू 70%, दैट विल बी 40 इंटू 70 बाई 100, दैट विल गिव यू 28। ओके, सो इसका तो 28 मिल गया। अब सोशियो में देखते हैं। सो सोशियो के लिए क्या करना है, सबसे पहले ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो। फॉर दैट यू विल बी गेटिंग दिस एज 80 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 50, 490 अपॉन 7, दैट इज 70। So overall 70% है, तो 70% of 120 that will be 12 into 7, that is 84। तो 84 होना चाहिए सोशियो के लिए, और आईटी के लिए आपने देख लिया 28। So 84 and 28, ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Okay, now let us move to the next question. DI का काम हो गया तो कैलकुलेटर अब क्लोज कर दिया जाए। Which of the following research design entails studying two contrasting cases using more or less identical methods? ये आपका कंपैरेटिव डिजाइन का है। ओके, जहां पे क्या करते हो आप कंट्रास्टिंग केसेस को कंपेयर करते हो, ठीक है, और कैसे, मोर और लेस आइडेंटिकल मेथड्स। ओके, सो दैट इज कंपैरेटिव डिजाइन। ये आप पढ़े भी हो रिसर्च डिजाइंस में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई the correct sequence of steps A to D followed by CPU as it processes each instruction in a program। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा पहले आएगा fetch, उसके बाद आएगा decode, उसके बाद आएगा execute, फिर लास्ट में आएगा store। ओके, सो दिस विल गिव यू ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो fetch, decode, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि सीपीयू कैसे काम कर रही है। सबसे पहले क्या किया, किसी भी इंस्ट्रक्शन को पहले लिया, दैट इज कॉल्ड फेच, मतलब कलेक्ट करना। उसके बाद क्या करेगी, उसको डिकोड करेगी, किसका मतलब क्या है। ओके, डिकोड करने के बाद वो कमांड देगी। ओके, अपने सिस्टम में जो भी रिक्वायरमेंट है उसी को बोलोगे आप एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट या आउटकम निकल कर आया उसी को स्टोर करेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट यू गेट। इवन अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको तो आप लॉजिकली भी सोचोगे, थोड़ा बहुत लिंक करने की सोचोगे तो आई थिंक आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, एक तो आप समझ सकते हो कि स्टोर करने वाला तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर इतना भी कर लोगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचेंगे। ओके, सो कुछ कोशिश किया करो कि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो एटलीस्ट आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो, ताकि ऑप्शंस कम ही बचे और आपके तुक्का मारने पे भी मार्क्स आने के चांसेस रहे। सो यहां एसोसिएशन एंड रीजन है VOIP is an acronym that stands for Voice over
इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही बात है। VoIP इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर फोन कॉल। ये भी सही बात है। अब यहाँ पे दोनों सही है, सो लास्ट के दोनों ऑप्शंस गए, बच्चे ऊपर के दोनों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मैं कहूंगा, यहाँ पे बहुत बच्चे ऑप्शन 2 पिक कर दिए होंगे, लेकिन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ही यही है दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल्स ओवर, दैट इज विद द यूज ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, मतलब जो भी आपने मान लो वाईफाई लिया हुआ है, ओके, सो वाईफाई के जरिए आप कभी कभी कॉल कर पाते हो, उसी को बोला गया। ओके, सो आपका जो रेगुलर फोन कॉल करते हो उसके बदले आपने क्या किया, इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब कॉल कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। सो परसेंटेज निकालने के लिए लेट अस मूव टू द कैलकुलेटर। So for that, 425 out of 500 divided by 5, that is 85. उसके बाद 384 divided by 540, so इसका हो जाएगा 71.11%. Now 570 upon 7, so that gives you 81.428. So coming to the last, 480 upon 660, that gives you 72.72. So इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, so सबसे कम कौन सा है, B, उसके बाद कौन सा है, D, B के बाद D, उसके बाद कौन सा है, C, B D C A. Option number 1 is the right answer for this particular question. Now coming to the next question, question number 10. Which of the following university is not amongst the first 3 universities opened in India in 1857? Okay, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसेंटली 100 ईयर्स इन्होंने सेलिब्रेट किया। ओके, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी 1857 का तो बना हो नहीं सकता है। इवन आप कॉलेजेस से भी अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग। अगर 1857 में बना होता, उस समय हमारे एजुकेशन लेवल इस तरह का एक्सपेंसिव नहीं था, तो कॉलेजेस एक कैंपस में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी काफी लेट आई होगी, कुछ ऐसा लॉजिक भी आप ढूंढ सकते थे, तो आप आंसर तक पहुंच जाते। सो इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1922। अब इन तीनों के में आपको यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो मैं पहले डेट बता देता हूं। बॉम्बे के लिए लिखो 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1857, तो आप पहले ही देख चुके हो। इसके अलावा जो कलकत्ता है, कलकत्ता 24 जनवरी 1857। इसके बाद है मद्रास 5 सितंबर 1857। अब इसमें लॉजिक क्या है याद रखने का, तो सबसे पहले याद रखना ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले आई कहां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में। ऑब्वियस सी बात है जो पहली यूनिवर्सिटी होगी वो कलकत्ता में हो। ओके, ये लॉजिक भी अगर आप याद रखोगे तो अगर फ्यूचर में कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स टू अ साइजेबल एंड डाइवर्सिफाइड ऑडियंस। बिल्कुल सही बात है। इट यूजेस मीडिया डेवलप्ड फॉर दैट पर्पस। बिल्कुल सही बात है। मीडिया मतलब जो भी आप चैनल यूज करते हो। सो एक्सप्लेन सही कर रहा है, ये पूरे मैकेनिज्म को बता रहा है। अगर आप मीडियम यूज नहीं करोगे तो आप मास को नहीं बता पाओगे। इसके कैसे क्या है, जैसे देखो प्रिंट मीडिया देखोगे, ओके, सो प्रिंट मीडिया मास कम्युनिकेशन के लिए। एग्जांपल्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स देखते हो। ओके, नाउ इसके अलावा आपने ब्रॉडकास्ट भी देखा होगा। तो ब्रॉडकास्ट वाले में इसमें क्या होते हैं, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, उसी तरह आप
डिजिटल फॉर्म में भी देखते होगे। तो डिजिटल फॉर्म में इंटरनेट या सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हो, उसके थ्रू आप एक लार्जर ऑडियंस को बता सकते हो, अपने आइडियाज दे सकते हो। जैसे कि रिसेंट में आप देख रहे होगे जो भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं या किसी भी गवर्नमेंट को एक आउटरीच बनाना होता है पब्लिक में, सो उस सिचुएशन में क्या करते हो आप, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो। इवन आपको वोटर तक पहुंचना होता है एक पर्टिकुलर पार्टी को, सो दे यूज दिस पर्टिकुलर मीडिया। ओके, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन यही था, प्रॉब्लम यही था कि आपको ए और जो फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों में आंसर्स में आपको दिक्कत हो सकती थी। तो यहां समझना है कि क्या ये जो सेकंड है उसकी मेथड से पहला वाला सही से एक्सप्लेन हो रहा है। तो आप देखोगे अगर ये सेकंड ना रहे तो पहला होना संभव नहीं है, इसलिए जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन है। ओके, अगर रीजन नहीं होगा तब तो ये होल्ड ही नहीं करेगा ना, दैट इज द रीजन। आई होप यू गॉट दिस। एसेशन रीजन को थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चंस को करते वक्त। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, भोपाल डिजास्टर 1984, जिसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, is one of the most tragic industrial accident which happened due to the release of methyl isocyanate gas into the atmosphere from Union Carbide factory। और बड़े ताज्जुब की बात है, जो भी प्लांट से निकला था वो प्लांट बस शट डाउन हुई थी, वो भी पब्लिक आउटरीच के बाद। लेकिन जो नेग्लिजेंस कॉज किया गया था इतने बड़े ट्रेजरी के लिए, उसके ऊपर मतलब एक तरह से समझो पनिशमेंट मिला ही नहीं है। ओके, सो थैंक्स टू आवर जुडिशियरी arrange the following in chronological order as per the year of their enactment। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, सो दैट वाज इन 1955। ये मैं जानता हूं ये काफी ट्रिकी है, ये अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तभी आप बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब जो फ्रीडम मूवमेंट वाला जो सिचुएशन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री से, तभी आप समझ पाओगे। सो मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए। सो फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट दैट वाज बाय वेलेस्ली इन 1799। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, ये रिसेंट में आया होगा, सो इसको आप ले सकते हो कि सबसे लास्ट में। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट, सो दैट केम इन 1986। ओके, सो अगर इसको देखा जाए तो सी के बाद डी में पहला दोनों है, और इन दोनों में सबसे पहले कौन आया था, फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट। सो बी इज फर्स्ट, BACD। ओके, अब समझो यहां प्रेस का रेगुलेशन का एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये रेगुलेशन एक्ट ऐसा पहली बार होता जब हम खुद ही एक गुलाम देश रहे हैं लगभग 200 सालों तक। इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं है, जो भी हमें रूल करके गए हैं वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किए होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आप रीच आउट कर सकते हो कि प्रेस को रेगुलेट ब्रिटिशर्स ने किया होगा। उसके बाद में ये जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट देख रहे हो, सो यहाँ पे फिक्स किया गया जर्नलिस्ट का वेज। ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करता है। सो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, अब पहले के राजा जो थे मतलब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्यों लाएंगे, और एक्ट जब भी आता है पार्लियामेंट से इनेक्ट होता है। ओके, सो ये जो एक्ट बात हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, अब इसके लिए फर्स्ट सेकंड की तो कुछ बात हुई नहीं है, और आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है। सो दैट मस्ट हैव समथिंग फ्रॉम आर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इसलिए ये। उसके बाद द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। सो ब्रिटिशर्स उस समय नहीं करते क्योंकि आंदोलन वगैरह ज्यादा होते,
और वीमेन का उस समय उतना था भी नहीं। सो ये भी एक तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप में ही हो सकता है, जब इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी भी इवॉल्व करे पॉलिटिकली एंड सोशली। सो इन दैट सिचुएशन ये तीनों आपके डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट प्लेस रेगुलेशन एक्ट है वो एक तरह से प्रोहिबिटरी है। ओके, सो ये इस तरह से लॉजिक अगर आप डिड्यूस कर सकते हो तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते, अगर आपने आंसर नहीं किया होता पढ़ाई से तो। If in a certain code language, very bright boys is coded as 654, most boys are all-rounder is coded as 1432, bright boys are smart is coded as 5473. 5473 बोले या 5437 बोलो, कोई बात। सो बॉयज इसमें भी है, बॉयज इसमें भी है। सो इन दोनों में कॉमन देखोगे, सो 4 कॉमन है। ओके, सो बॉयज का कोड हो जाएगा आपका क्या, बॉयज का कोड हो जाएगा 4। ओके, अब यहां देखो बॉयज यहां भी है, सो ये भी 4 गया। अब इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 4 के अलावा 3। सो आर इज फॉर 3, आर इज फॉर 3। अब आ जाओ, एक स्मार्ट बचता है, एक ब्राइट बचता है। ब्राइट यहां भी है, ब्राइट यहां भी है। सो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो ब्राइट इज 5। ओके, ब्राइट 5 है तो वेरी हो जाएगा आपका 6। इसके अलावा स्मार्ट हो जाएगा आपका 7। सो यहां देखो 3 क्या है, आर, 4 क्या है, बॉयज, 5 क्या है, ब्राइट, 7 क्या है, स्मार्ट। सो स्मार्ट इज 7 एंड ब्राइट इज 5। 7 5, ऑप्शन नंबर 2 is the right answer. Coming to the next question, the UGC made a course on research and publication ethics compulsory for all students pursuing PhD as they all are potential college and university teachers. बिल्कुल सही बात है, ये UGC लाया था ताकि आप जो भी प्लेजरिज्म वगैरह की कहानियां सुनते हो कि VC बन गए लेकिन उनका प्लेजराइज्ड रिसर्च था, सो उन्हीं सबको प्रोहिबिट करने के लिए। A teacher must have appropriate understanding of research ethics to teach how to produce knowledge ethically. अगर ये नहीं पता होगा तो वो खुद अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे, वो खुद ही फ्रॉड हैं, तो अपने स्टूडेंट को भी तो फ्रॉड ही चीजें सिखा सकते हैं ना, सही चीजें तो सिखा नहीं सकते। इसीलिए ये रेगुलेशन लाया गया था। ओके, क्योंकि जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं आया था, जब आपका डिजिटल फॉर्म में आपका थीसिस या रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश नहीं होता था ओपन डोमेन में, सो प्रिंट फॉर्मेट में जैसे कि मैंने कुछ लिखा रिसर्च में और वही चीज ही मैंने किसी पेपर में छपने के लिए दिया, रिसर्च पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च जर्नल में। सो वहां के जर्नल के जो एडिटर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं, उन्होंने उसी को कॉपी कर लिया और उसी को थोड़ा बहुत इंटरफेयर करके या उसको भी नहीं भी करके उन्होंने कहीं और पब्लिश करा लिया। ओके, सो दैट वाज द आइडिया। उसी को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें की गई थी। सो ये अगर नहीं होगा तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, यही तो रीजन था, इसीलिए आपका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 different populations consist of numbers as given in A to D below. Compute the variance of each different population and arrange in descending order. अब आपको क्या करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मीन कैलकुलेट करते जाओ। सो पहले वाले का मीन देखते हैं। सो पहले वाले का मीन के लिए 6 प्लस 15 प्लस 27 प्लस 33 प्लस 39, 120 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट गिव्स यू 24। सो इसका आ गया मीन 24। अगर इसका देखोगे सेकेंड के लिए, सो लगातार चल रहे हैं, एपी है, सो बीच का टर्म इसका मीन हो जाएगा 10 16 10 16 10 16 10 16, तो इसमें आपका मीन 13 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 12.5। अब आते हैं वेरिएंस निकालने के लिए। सो वेरिएंस निकालने के लिए क्या होगा, आप जानते हो कि मीन से गैप लेकर के आप स्क्वायर करते हो, सबका सम लेते हो।
सो दैट विल बी समथिंग लाइक 24 माइनस 6 और इसका स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर, सो 18 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 18 इंटू 18 दैट इज 324। सो मैं ए के लिए लिखता हूं यहां पे, सो ए के लिए वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू 324 पहले वाले का, दूसरे का क्या होगा 9 का स्क्वायर दैट इज 81, फिर 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9, फिर 9 का स्क्वायर दैट विल बी 81, फिर उसके बाद 15 का स्क्वायर दैट विल बी 225। और इतना करने के बाद ये आपने क्या किया, सबका सम निकाल लिया। ओके, अब सम निकालने के बाद आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो n से। ओके, सो n से क्यों करना है, ताकि जो भी अलग अलग नंबर्स हैं, ओके, सो वो नंबर से आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइडेड बाई n, सो समथिंग लाइक दिस यू डू समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है। सो x बार आपने निकाल लिया, xi आपके अलग अलग लिखे हुए हैं, उसी से आप निकालोगे, सो डिवाइडेड बाई 5। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, सो दैट इज 324 प्लस 81 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 225 इक्वल टू 720 divided by 5, that gives you 144। इसका देखोगे b का, सो वेरिएंस ऑफ b दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 0, 5 वाले में 1, 6 वाले में आपका 4, 7 वाले में 9 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 7। सो 9 और 4 13, 13 1 14, 14 14 आपके 28, 28 हो गया, 28 बाई सॉरी आई थिंक 4 में 3 का 9, ठीक है, सो 9 4 प्लस 1, सो 9 4 13 1 14, सो 28 बाई 7, सो दैट इज वेरिएंस ऑफ बी इक्वल टू 28 बाई 7, सो दैट विल बी 4। सो इसका वेरिएंस हो गया 4, इसका वेरिएंस कैसे निकालोगे, वेरिएंस ऑफ सी दैट विल बी इक्वल टू, सब में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सब जगह सेम ही गैप आ रहा है, सो 3 का स्क्वायर कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स, सो 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8, so that will be equal to 9। ओके, इसके लिए 9, उसी तरह इसका निकालोगे, सो दैट विल बी 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.25, 6.25 into 4 divided by 4 that will be 6.24, so this will be variance of G, so इसका 6.25, सो क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका है, ए का, यहीं से आंसर निकल जाएगा। इवन अगर आप इसको कैलकुलेट, ए इसका सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद सी का है क्योंकि उसमें 9 है, फिर उसके बाद डी का है 6.25, फिर एक बी का है जो 4 है। अब यहां अगर नहीं भी आप देखते तो यहां देखोगे ये रिलेटिवली क्लोजर है अपने मीन से, इसमें मीन से काफी ज्यादा गैप है। अगर इतना भी आप देख पाते रिलेटिव कंपैरिजन, तो भी आप बिना कैलकुलेटेड भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन इन तीनों में नहीं है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको दो कुछ आंसर्स ऐसे आ रहे हैं। सो ये सबसे ज्यादा वेरिएंस देखा है, ये आप देख सकते हो। सो यहीं से अगर आप आंसर निकाल देते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसका वेरिएंस है वो सबसे पहले दिखा हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है सबका। ओके, सो हियर यू कुड हैव सेव्ड टाइम एज वेल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए मैंने बताया भी था कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये याद रखना चाहिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, ओके, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल मेघालय, सॉरी सिमलीपाल इज उड़ीसा, एंड देन
नॉकरेक इज मेघालय. सो यू हैव ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2. ओके, सो जनरली क्या होता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सबको पता होता है, पंचमढ़ी भी आपको जनरली पता होता है, सिमलीपाल अगर आपको याद नहीं भी है तो ये किसी एक को भी अगर आपने याद रखा है जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को, सो वहीं से आप सोल्व कर सकते थे. और नॉकरेक ये भी बहुत पूछा जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नॉकरेक इज इन मेघालय. सो फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज. ये मैं कहूंगा काफी इजी क्वेश्चन है. सो यहाँ पे क्या किया गया है, पहला क्या है 1 का स्क्वायर -2, दूसरा क्या है 2 का स्क्वायर -2, तीसरा क्या है 3 का स्क्वायर -2, यहाँ क्या होगा 4 का स्क्वायर -2, दैट विल बी 14. यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर -2, यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर -2. ओके, सो पैटर्न आप देख रहे हो. इवन आप सम करके भी जाते, पहले 3 बढ़ा, फिर उसके बाद 5 बढ़ा, तो फिर 7 बढ़ेगा, फिर उसके बाद 9 बढ़ेगा. ओके, सो समथिंग लाइक दैट, उससे भी करते तो भी आपका आंसर 14 आता. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ocean acidification occurs due to reaction of atmospheric carbon dioxide with seawater to produce carbonic acid. So H2O plus carbon dioxide CO2, that gives you H2CO3. This is called carbonic acid. मैं जानता हूं ये आपके लिए टफ हो गया, ठीक, मुझे भी रिकॉल करना पड़ा, although I had science in my क्लास 11th 12th. ओके, सो जिनके नहीं है उनके लिए रिलेटिवली ये ट्रिकी है. ओके, ट्रिकी क्या, मैं मुश्किल ही बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसा सोचो कि कार्बोनेट टाइप का होना चाहिए. ओके, क्योंकि सी वाटर में देखोगे, सी वाटर में, तो सी वाटर में क्या है, जब भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है सी वाटर में, तो जो उनका परत होता है, जो कवरिंग होती है, शेल्स, वो शेल्स कार्बोनेट का ही बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का. सो कहीं ना कहीं कार्बोनेट तो होगा, सो कहीं ना कहीं कार्बोनिक एसिड तक आप पहुंच सकते हो. और कार्बन है तो या तो ये होगा या तो ये होगा. ओके, सो एटलीस्ट ये दोनों ऑप्शन तो हटा सकते थे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देखकर. ओके, सो यहां से भी चीजें थोड़ी बहुत आप समझ सकते थे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, it is based on the assumption that mass media have subtle effects on audiences who unknowingly absorb the dominant symbols, images, and messages of media. The above mentioned communication theory is known by what name and who developed it? So this is called the cultivation theory by Josh Gardner. Okay, ये कंसेप्ट क्या है समझो जरा. आपको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर कंटेंट बार बार फीड किया जाता है. जैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट करेंगे तो आपको एक बार बार रेगुलर इंटरवल पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स दिए जाएंगे. ओके, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स क्या होंगे, मैनिपुलेटेड होंगे, ताकि आप उनकी आइडियोलॉजी से इतने प्रभावित हो जाओ कि इवन इफ यू आर नॉट द एक्टिविस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑल्सो आप उनके लिए काम करते रहो. तो एक तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके माइंड में पहले ही एक तरह से कल्टीवेट किया जा रहा है. ओके, सो यहां से आपका कल्टीवेशन शुरू होता है. दैट इज व्हाट द थ्योरी वाज गिवन बाय गवर्नर. ओके, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट अस मूव टू दिस. ये क्वेश्चन मैं कहूंगा काफी ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, लेकिन यहां समझो जरा, यहाँ पे जो बेस सिस्टम होता है, सो अगर आपका बेस 10 है, सो बेस 10 में इसको आप क्या बोलते हो, डेसिमल सिस्टम. और डेसिमल सिस्टम में आपके नंबर्स क्या होते हैं, 0 to 9 होते हैं. ओके, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हो और बाकी सारे पे जाते हो. ओके, सो जो एक पर्टिकुलर डिजिट होता है वो आपका 0 से 9 तक ही हो सकता है. एक और आपने देखा होगा बेस 2. बेस 2 को आप क्या बोलते हो, बाइनरी. और उसमें क्या होते हैं, 0 होता है और 1 होता है. इसके अलावा होता है बेस 8. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टा. ठीक है, ऑक्टल. तो ऑक्टल में क्या होता है, 0 से लेकर
7 तक। उसी तरह आपका होता है बेस 16, इसको बोलते हैं हेक्सा डेसिमल, मतलब डेसिमल्स के 6 बाद। सो यहां से क्या होता है 0 से लेकर 9 तक। अब 10 11 12 थोड़ी ना लिख सकते हो एक पर्टिकुलर डिजिट में, वो तो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सिंबल्स रखा। ओके, तो सिंबल्स रखा कहां से, ए बी सी डी ई और ऐसे जैसे बच गए। सो ये टोटल 10 हो गए, तो टोटल हमारे पास 6 चाहिए। सो ए विल बी 10, बी विल बी 11, सी विल बी 12, D will be 13, E would be 14 and F would be 16. तो 16 numbers, सॉरी F would be 15. So 16 numbers आपके हो गए 0 से लेकर 15 तक। ओके, तो ये आपका हो गया जब बेस 16 होगा। तो A का मतलब क्या है कि इस वाले पोजीशन पे आपका 10 होगा। कितने पे, ये जब आपका 10 इंटू 16 का पावर, पहले वाले पे पावर 0 होता है, यूनिट वाले पे पावर 0 होता है। जैसे आप अगर 11 लिखते हो, सो 11 को कैसे लिखते हो, 10 इंटू 1, ओके, प्लस 10 इंटू 1, लेकिन यहां पे पावर होता है 0, तभी ये 1 इंटू 1 हुआ, और यहां पे 10 का पावर 1 हुआ। कुछ ऐसा लिखते, या ऐसे लिख सकते हो इस वाले के लिए 1 इंटू 10 का पावर 0, प्लस इस वाले के लिए 1 इंटू 10 का पावर 1। जैसे 12 लिखना है, सो यू राइट 2 इंटू 10 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 का पावर 1। सो कहने का मतलब क्या है, ये जो आप देखोगे, सो डी का मतलब कितना है 13, 13 इंटू 16 का पावर कितना होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 16 का पावर होना चाहिए 1, तो 16 का पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 13 दैट इज 13, और 16 इंटू 10 दैट इज 160। सो टोटल वैल्यू कितनी हुई 173। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AD 16। ओके, अब ये AD 16 आपने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये सारे यूज करने हैं अब आपको। ओके, सो लेट अस सी 255 का देखते हैं। सो 255 विथ बेस 8, दैट इज व्हाट यू हैव 5 इंटू 8 का पावर कितना 0, प्लस 5 इंटू 8 का पावर 1, प्लस 2 इंटू 8 का पावर 2। ओके, सो दैट विल गिव यू समथिंग लाइक 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 40, प्लस ये हो जाएगा 8 को स्क्वायर करोगे दैट विल बी 64, 64 इंटू 2 दैट विल बी 128, 128 40 168, 168 प्लस 5 173। ओके, 68 प्लस 5 173। सो ये भी आपका सेम वैल्यू दे रहा है। ओके, अब आ जाओ बी का देखते हैं। ओके, सो ये 173 तो आपने निकाल ही लिया, तो 173 डेसिमल पॉइंट में ये 173 हो जाएगा। ओके, सो ये भी तो होगा ही। ओके, अगर आप यहां तक भी पहुंच जाते हो तो ये आपके 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ओके, अब चलो अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ओके, सो बी के लिए क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 इंटू 2 का पावर 0, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 5, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 6, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 7। ओके, टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा 1, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 दैट इज 4, तीसरा क्या हो जाएगा 8 मतलब फोर्थ, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, सो 8 इंटू 4 दैट विल बी 32। हियर यू विल हैव 2 का पावर 7, सो 2 का पावर 5 इज 32, सो इसका हो जाएगा आपका 32 इंटू 4 दैट विल बी 128। सो 128 प्लस 40 168 प्लस 5 173, ये भी आपका सही है। ए बी सी यहां तक आ गए। अब बेस 5 वाला देखते हैं। सो फॉर दैट लेट मी टेक सम स्पेस हियर।
आई होप मैं यहाँ स्पेस ले सकता हूँ। सो उसी तरह आप 1141 5 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 4 इंटू 5 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 3. So in that case you will get this as 1 plus 20 plus 25 plus ये आपका हो जाएगा 125. So ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 25 दैट विल गिव यू 150 150 और ये 20 170 171. सो ये 173 के इक्वल नहीं है, सो डी ऑप्शन नहीं होगा. सो यू हैव ए बी एंड सी आर द राइट आंसर. सो ये आपको समझना था, बस यही, ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन के लिए. I hope you got this. Question number 21 था. Let us move to question number 22. The average age of a class of 34 students and a teacher reduces by 0.5 years if the teacher is excluded. Okay, the initial average of the class including teacher is 16 years. Find the age of the teacher. Okay, so 34 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है. सो टोटल कितने हो गए 35 मेंबर्स. 35 मेंबर्स का एवरेज कितना है 16. उसके बाद इनको हटा दिया जाए तो 34 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना हो जाएगा 0.5 से रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट इज 15.5. सो आपको एज ऑफ द टीचर फाइंड करना है. सो क्या करोगे, टोटल एज निकाल लो. सो 16 इंटू 35 माइनस 15.5 into कितने हो गए 34 students. So let us calculate this. So 16 into 35 that will give you 560. 15.5 into 34 that gives you 527. 527 को अगर आप 560 से माइनस करोगे that will give you 33. So 33 years would be the right answer here. I hope you got this. Now coming to the next question. India is one of the fastest growing economy of the world. बिल्कुल सही बात है. To grow fast, India has been spending 6% of GDP on education since 2014. बिल्कुल गलत बात है. ज्यादा उत्सुकता में 2014 के बाद ये मत सोचना कि हमारा 6% हो गया, गलत है. कितना करते हैं, अराउंड हम लोग 4% करते हैं. पहले 3% के आसपास कर रहे थे, अब अराउंड 4% करते हैं, 4.1% के आसपास. ओके, सो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है. ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट. अब यहां समझो 6% क्यों आया. 6% कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था, याद रखना, पूछा भी जा सकता है. और ये 6% जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, नया वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ओके, उसमें भी ये बात कही गई है. सो अगर क्वेश्चन आपसे मिलता जुलता कुछ ऐसा आ जाए तो आप याद रखना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. नो कार्स आर नन व्हीकल्स. ठीक है, नो कार्स आर नन व्हीकल्स, ये बात हो गई, यानी कि कोई कार व्हीकल के अलावा नहीं है. तो इसका उल्टा अगर करोगे तो इसका मतलब हुआ ऑल कार्स आर व्हीकल्स. ओके, सो नो कार्स का उल्टा हो गया ऑल, नो का उल्टा ऑल, और नन व्हीकल का उल्टा हो गया व्हीकल. ओके, सो इनको अगर आप देखोगे सो लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो ये बात और ये बात दोनों सेम हो गई. सो ए एंड डी वुड बी द राइट आंसर. ओके, अब यहां समझो बाकी का. सम कार्स आर व्हीकल्स, ठीक है, तो सम कार्स आर व्हीकल्स का मतलब ऑल व्हीकल्स आर कार्स. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है. कुछ कार जो है वो व्हीकल है. ओके, तो हो सकता है कि कुछ कार व्हीकल नहीं हो.
या कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये भी नहीं बोला है कि ऑल व्हीकल्स आर कार, अब ऑल व्हीकल्स आर कार्स, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो भी व्हीकल होंगे वो पक्का सियोसोट कार वाले हैं, ये यहां से आ रहा है, तो ये इस स्टेटमेंट से प्रूव हो रहा है नहीं। उसी तरह अगर आप लिंक करोगे तो कहीं भी लिंक नहीं बैठ रहा है। तो दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं, जब दोनों का मतलब सेम हो। ये नहीं सोचना है कि ये दोनों से मिलता जुलता कुछ मैं कंक्लूजन बना पाऊं। कंक्लूजन मिला जुलाकर बनाने का नहीं सोचना है। कंक्लूजन कैसे बनाना है, दोनों में देखना है कि क्या एग्जैक्ट सेम कंक्लूजन आ रहा है या नहीं। अगर एग्जैक्ट सेम कंक्लूजन आए तभी बोलोगे लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, सो ए एंड डी वुड बी द राइट आंसर। Question number 25. Which of the following technology was introduced in the development of third generation of computers? इसके लिए आप जानते होंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आईसीस बोलते हैं, और छोटा सा जो चिप होता है। ओके, सो कभी कभी आपके फोन में जो चेंजेस देखते हो, सो सारा जो फोन को आप मैन्युफैक्चर कराने जाते हो या रिपेयर कराने जाते हो, मैन्युफैक्चर में तो आप नहीं जानते होगे, लेकिन रिपेयर करते हुए आपने देखा भी होगा। सो एक छोटा सा जो आईसी होता है वही सारा इंफॉर्मेशन रखता है। ओके, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पहले साइज इनके बड़े होते थे, अब धीरे धीरे छोटा हो गया, तो दैट्स द आइडिया। अब मैं इधर चेंज कर लेता हूं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, 25 हमने यहां कर लिया। 26, इफ 40% ऑफ अ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, then y becomes 125% of its previous value. Find which of the following is true regarding the values of x and y. So 40% of x is 0.4 of x, और इसको ऐड करते हो y से तो कितना हो जाएगा 1.25 y। यही कहानी आपको समझना है। अगर ये आपने इक्वेशन बना लिया तो आपका सारा काम सोल्व हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, 0.4x इज इक्वल टू 0.25 y, इसको इस तरफ ले जाओगे, देन यू कैन गेट दिस एज, अगर दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको लिखेंगे 40x, इसको लिखेंगे 25y। ओके, अब दोनों तरफ मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो इधर लिख सकता हूं 8x इक्वल टू 5y। सो आई कैन गेट दिस एज समथिंग लाइक x अपॉन y is equal to 5 upon 8. So option number 3 will be the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, साक्षात आपने सुना भी होगा, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। अगर ये आपको पता था तो पहले ही आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ये भी नहीं पता था तो उमंग का आपने सुना होगा गवर्नेंस के लिए। ओके, कुछ नहीं है, लॉजिक भी समझोगे, जी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। ओके, सो सी का 1, IRINS, दिस इज फॉर रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, और फर्स्ट जो है ये भी एजुकेशन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए है। ओके, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं। ये साक्षात किस लिए आया था, साक्षात आया था कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, वो प्लेटफॉर्म एक तरह से कंप्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म होगा और वहां पे सारा एजुकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी। मतलब एक स्टॉप बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, वो कंप्रिहेंसिव होगा और उसको एजुकेशन के लिए करेंगे। याद रखना ये साक्षात जो है ना, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। ओके, अब आते हैं IRINS पे। सो अगर IRINS का फुल फॉर्म अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानोगे इसका नाम है I फॉर इंडियन, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंफॉर्मेशन, N फॉर नेटवर्क, S फॉर सिस्टम। अगर आपको ये याद होगा तो यहां से आप देखोगे रिसर्च चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो रिसर्च इंफॉर्मेशन यहां है। उमंग ये ज्यादा पॉपुलर है। सो यूनिफाइड
मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, न्यू एज गवर्नेंस यानी कि एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, एक जगह से आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेट इट बी पासपोर्ट, लेट इट बी फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स। उसी तरह आप फॉसी का फुल फॉर्म फ्री एंड ओपन सोर्स, ये मुश्किल हो सकता है, सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ओके, सो यहाँ टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो अगर फुल फॉर्म अगर आप जानते हो तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। ओके, अब यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा IRINS पे। IRINS क्या किया गया था, वो लाया गया था, जो साइंटिस्ट्स हैं उनके रिसर्च वगैरह का डेटा हम एक जगह रखें। इसलिए अभी आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप होंगे वहाँ पे देखे होंगे कि पीरियडिकली जो लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी से आपको एक मेल आता है कि ये फैकल्टीज ने ये चीज़ें पब्लिश की रही है। ठीक है, so that is what you have, so that's the idea here. Now let us move to the next question. As per the classical Indian school of logic, the argument the sky lotus is fragrant because it is a lotus like the lotus of a lake is fallacious. बिल्कुल ये fallacious की बात कर रही है, क्योंकि ये हकीकत में होता नहीं है, ये fallacy ही है। तो दिस इज fallacious, ये ट्रू है। इन द above argument the middle term is non-exclusive. नहीं, मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अब यहां समझो जरा। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब ये वाइड हो। ओके, अगर वाइड नहीं हो सो इन दैट केस कंट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स दे, और यहां कंट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स तो आ नहीं रहे, तो आपका रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। यू विल हैव ऑप्शन नंबर ए। अब ये फैलासियस क्यों है, यहां समझो। फैलासियस का मतलब क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि इमेजिनरी, ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ का नहीं है, तभी तो उसको फैलासी बोल रहे हो ना, इसीलिए स्टेटमेंट आपका फैलासियस है। ओके, सो मैं जानता हूं इतना डिटेल में आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर लॉजिक लगा सकते हो तो कर लेना, अगर नहीं लगा सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चंस में आपको तुक्के मारने पड़ेंगे, इसलिए पेपर 2 को ज्यादा प्रिपेयर करो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द H index is a metric for the cumulative impact and productivity of a researcher's scholarly output. If Dr. Amit has published 10 research papers, okay, that have been cited as follows: 9, 7, 3, 11, 4, 8, 2, 12, 6, and 1. Then what is the H index of Dr. Amit? अब H index को समझो। H index क्या है? At least H papers are cited, at least are cited each at least H times. ओके, सो कहने का मतलब ये एक बहुत क्रिटिसाइज होने वाला इंडेक्स है, बहुत क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ता है। अब यहां समझो इसको कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं कि जो सबसे ज्यादा साइटेड पेपर है उसको पहले लिखते हो। सो कितने पेपर सबसे ज्यादा साइटेड है? सो एक पेपर 12, दो पेपर एटलीस्ट 11 बार साइटेड है। ओके, सो एक पेपर 12 टाइम और दो पेपर कम से कम 11 टाइम्स, तीन पेपर कम से कम 9 टाइम्स, 4 पेपर्स कम से कम 8 टाइम्स, then 5 papers at least 7 times, 6 papers are cited at least 6 times, 7 papers
are cited at least 4 times. 8 papers are cited at least 3 times. 9 papers are cited at least 2 times. One is one, and all the papers are cited at least once. Okay, so अब यहां समझो, अब ये एक क्या है, ये हाईएस्ट देखते हो, अब इसमें आप देखोगे हाईएस्ट नंबर. ओके, तो हाईएस्ट नंबर में अब हाईएस्ट नंबर कैसे निकालोगे, अब यहां देखो, अगर 12 देखते हो तो 12 के लिए एक ही पेपर है, तो ये तो हो नहीं सकता. 11 के लिए 2 ही पेपर है, नहीं हो सकता. 9 के लिए 3 ही पेपर है, नहीं हो सकता. 8 के लिए 4 ही है, नहीं होगा. 7 के लिए 5. एटलीस्ट उतने होने चाहिए ना. 6 साइटेशंस एटलीस्ट 6 पेपर्स में हुए हैं. सो दिस विल बी योर H index. So you will have H index here as 6. ओके, सो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली चीजें थी. आजकल पूछे जाते हैं, आप जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज में जाओगे तो. स्मार्ट क्लासरूम इज अ ICT सपोर्टेड क्लासरूम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, दिस इज व्हाट यू हो एज अ स्मार्ट क्लासरूम. सो दिस इज व्हाट यू नो एज द ICT सपोर्टेड क्लासरूम, मीनिंग अ स्मार्ट क्लासरूम. कहने का मतलब, जब भी आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हो एजुकेशन में, then you get a smart classroom. Now coming to the next, select appropriate maxims of teaching. अब यहां समझो, ये क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ हो या नहीं हो, फिर भी आप लॉजिक लगा सकते हो. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऐसा होना चाहिए ना पढ़ाते वक्त में. पहले सिंपल से स्टार्ट करो और धीरे 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 उनको समझाओ. रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चों को रिलेट करना समझाओ, उसके बाद फिर इक्वेशंस वगैरह बताओ और जो भी थ्योरीज हैं वो बताओ. ऐसा नहीं कि ये थ्योरी था, अब उसके बाद आपका इंटरेस्ट जब खत्म हो गया तो बताया गया कि इसका यहाँ एप्लीकेशन है. बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा. इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या है, पहले उसको समझाओ कि देखो ये जो गेम थ्योरी आप पढ़ रहे हो ना, वो आपके डे टू डे लाइफ में अप्लाई होती है. ओके, और ये ऐसे अप्लाई होता है, इसके लिए ये थ्योरीज दी हुई है, तब बच्चा समझ पाएगा. सो दिस इज व्हाट यू गेट एज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. रूरल टू अर्बन, कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इस बात का? नहीं. कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है. सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हो, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में यहां पे चीजें क्या है जो मैं डिस्कशन कर रहा था. कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जो भी आप चीजें बताते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स. ओके, जो पिन पॉइंटेड चीजें होती है उसको बोलते हैं कंक्रीट. इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो भी आप पर्टिकुलर फॉर्मूला देखते हो, पर्टिकुलर डेरिवेशन देखते हो, पर्टिकुलर थ्योरी देखते हो, ओके, जो कि एप्लीकेशन होता है इन सब चीजों का, वो सबसे लास्ट में आना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट यू गेट. एनालिसिस टू सिंथेसिस. सो एनालिसिस क्या होता है, जब भी आप अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हो और उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर, उसको निकालते हो, समझते हो, उसको एनालाइज करते हो. दिस इज व्हाट यू नो एज एनालिसिस. सिंथेसिस क्या होता है कि जब इन सबको एक साथ में मिलाकर निकालते हो, दिस इज व्हाट यू नो एज सिंथेसिस. तो ये भी होना चाहिए. लो IQ टू हाई IQ, कोई मतलब है, सब बच्चों को पढ़ाएंगे यार. सो A, C and D will be the right answer. So option number 4. Now coming to the next question, question number 32. Which of the following propositions are so related that they cannot both be true although they may both be false? Okay, दोनों एक साथ ट्रू नहीं है लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं. अब यहां समझो, ऑल कार्स आर व्हीकल्स. ओके, सो ऑल कार्स आर व्हीकल्स, इसका ये अगर होल्ड करेगा, ओके, तो दूसरा कौन सा स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगा. अब यहां समझो, ऑल कार्स आर व्हीकल्स अगर होल्ड करेगा, अगर ये होल्ड करता है तो सम कार्स आर व्हीकल्स होल्ड करेगा ना. ऑल कार्स आर व्हीकल्स हैं तो वैसी बात है, कुछ कार तो व्हीकल है ही, तो बी होल्ड कर रहा है. सी, नो कार्स आर व्हीकल्स, इसको रोकते हैं, अभी ट्रू वाला में चल रहा है. सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, मतलब ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता.
सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, यहां बोल रहा है ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो डी नहीं हो सकता, यानी ए जब ट्रू होगा तो डी फॉल्स होगा। पहला कंक्लूजन यहां निकला। अब आते हैं इसका रिवर्स करते हैं। जब ए होल्ड नहीं करेगा तब क्या होगा? जब ए होल्ड नहीं करेगा यानी कि नो कार्स आर व्हीकल्स। ओके, जब नो कार्स आर व्हीकल्स तो यहां पे सम कार्स आर व्हीकल्स, ये दोनों ट्रू हो गया तो बी से हमें मतलब ही नहीं है, ए का बी के साथ बैठ ही नहीं रहा। सी पे आते हैं, नो कार्स आर व्हीकल्स, ये दोनों तो एक साथ आपके, अगर नो कार्स आर व्हीकल्स कर रहे हो तो ये तो ट्रू वाला सेंस है ना, तो इसका उल्टा करोगे तो ऑल कार्स आर व्हीकल्स, यानी कि अगर ए होल्ड करता है तो सी होल्ड नहीं कर रहा है, अगर ए होल्ड नहीं कर रहा है तो सी होल्ड कर रहा है, यानी कि ये दोनों उल्टा जा रहा है। सो ए और सी कंट्राडिक्टरी है। ओके, लेकिन ये वाला सीन नहीं आ रहा है। ओके, इस पे अब मैं आऊंगा मैं। अब यहां समझो, अब इसका डी के साथ देखते हैं, तो इसका उल्टा करोगे इसका फॉल्स करने पे, तो सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स का मतलब क्या हुआ? सम कार्स के लिए क्या लिखोगे? सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, सो यू कैन हैव दिस एज, एक सेकेंड, सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, सो इन दैट केस अगर कोई कुछ कार व्हीकल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ये स्टेटमेंट बना सकते हो। ओके, सो ये होल्ड नहीं करेगा। उसके अलावा आप इसका दूसरा स्टेटमेंट बनाओ। अब यहां समझो, दूसरा स्टेटमेंट आप क्या बना सकते हो? सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स है, ऑल कार्स आर व्हीकल्स। अब यहां समझो, इसमें चीजें क्या हो रही है कि ऑल कार्स आर नॉट व्हीकल्स का निगेटिव नो कार्स आर व्हीकल्स, सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, कुछ कार व्हीकल नहीं है, इसका मतलब कुछ कार व्हीकल तो है। ओके, सो इसका निगेशन क्या है कि नो कार इज व्हीकल। ओके, क्योंकि इसका उल्टा अगर आप बनाओगे, जो बताओगे सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स एंड सम कार्स आर व्हीकल्स, ये दोनों सेम बातें हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? दैट नो कार्स आर व्हीकल्स, तो ये दोनों का निगेशन तो होल्ड कर रहा है, यानी कि ये निगेटिव है तो डी भी निगेटिव है। ओके, सो दैट्स द आइडिया हियर। सो यहां पे अगर ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं है, ठीक है, सो एक साथ ट्रू नहीं है और फॉल्स लेकिन दोनों है, सो कहने का मतलब ए और डी आंसर हो जाएगा। अब यहां पे बाकी चीजें भी उसी तरह अगर आप डिकोड करोगे, ए का जैसे मैंने सारे के लिए किया उसी तरह आप बी का करोगे, सी का करोगे, डी का करोगे, लेकिन जनरली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में आंसर दिए होते हैं ए से रिलेटेड ही। अब ए और डी को आप बोलोगे कंट्राडिक्टरीज, दे बोथ डोंट होल्ड टुगेदर। बी और सी का, अब यहां पे देखो जनरली आप सब स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? ऑप्शंस के थ्रू जाओगे। ओके, सो लेट अस सी, बी और सी का अगर आप कंपेयर करते हो, सो बी और सी में आप देखोगे, सो ये आपके कंट्राडिक्टरीज हो जाएंगे, जैसे कि सम कार्स आर व्हीकल्स और नो कार्स आर व्हीकल्स। जब सम कार्स आर व्हीकल्स तो नो कार्स आर व्हीकल्स, ये दोनों तो कंट्राडिक्टरी हो गए ना, सो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है बी और सी, ये पोलर अपोजिट है, सो इसका अगर निगेशन बनाओगे तो क्या होगा? नो कार्स आर व्हीकल्स। इसका अगर निगेशन बनाओगे तो क्या होगा? ऑल कार्स आर व्हीकल्स। दोनों फॉल्स एक साथ नहीं हो रहे हैं, सो बी और सी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आ जाओ सी और डी का। सी और डी में देखते हो तो इसको बोलते हैं सब
अल्टरनेशन। ओके, यहां पे चीजें क्या है, यहां पे सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स और नो कार्स आर व्हीकल्स। तो ये जो बातें हो रही है ये यूनिवर्सल बातें हो रही है। सो दिस इज व्हाट यू गेट एज यूनिवर्सल। और नो के साथ है तो निगेटिव, और डी क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव। अब यहां समझो, ये आई थिंक आपने क्लियर कर लिया। नो कार्स आर व्हीकल्स और सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो नो कार्स आर व्हीकल्स और सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स। ओके, सो इस सिचुएशन में जब अगर आपका नो कार्स आर व्हीकल्स हैं और सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, ओके, सो एक तरह से दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है। बात समझ रहे हो क्यों? समझो जरा। अगर आपका पहले ही बोल दिया गया कि नो कार्स आर व्हीकल्स, कोई कार व्हीकल है ही नहीं, तो कुछ कार तो आप बता सकते हो कि जो व्हीकल नहीं है। तो ये दोनों एक साथ होल्ड कर रहे हैं ना, तो सी और डी एक तरह से सब अल्टरनेशन हो गया। मतलब एक जनरल एस्पेक्ट से आपने क्या किया, यूनिवर्सल एस्पेक्ट से आपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट निकाल लिया। दैट्स द आइडिया हियर। ओके, आई नो दिस कुड बी ट्रिकी फॉर यू, मेरे लिए भी समझाना थोड़ा सा रिलेटिवली टफ था, लेकिन समझाना तो है ही। नाउ कमिंग टू दिस, हु, ये रिलेटिवली इजी है। सो हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom। सो हु कौन कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेटर। सो ए का 3 यहीं से सॉल्व हो गया। सेज व्हाट, जो भी कहोगे वो तो आपका मैसेज होगा। इन विच चैनल, जो भी आपका चैनल होगा वो दैट इज कॉल्ड मीडियम। और टू whom, किसको कहोगे, ऑडियंस को कहोगे। ओके, सो ए का क्या 2, सॉरी मैंने ये गलत मार्क कर दिया, ए का 2, बी का सेज व्हाट दैट इज मैसेज, इन विच चैनल मीडिया, टू whom द ऑडियंस। थैंक यू फॉर द करेक्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Statistically speaking, men who eat more bananas are more likely to be in committed relationships. So start eating more bananas. Which of the following fallacies is committed in the above argument? False cause, कोई मतलब ही नहीं है, ये आपने इलॉजिकल बातें की है, फॉल्स स्टेटमेंट बना दिया। कोई दो में कोरिलेशन है तो इसका मतलब क्या, वही कंक्लूजन हो जाएगा, कॉज हो जाएगा। इकोनोमेट्रिक्स में भी आप पढ़े हो। सो वहीं से आपका एक फॉल्स कॉज हमने जनरेट किया हुआ है। दैट इज व्हाई यू कैन गेट दिस एज false cause fallacy. I hope this was doable for you. Now coming to the next, अब ये क्वेश्चन समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, सो ये आपको याद रखना चाहिए। As a junior research fellow, you plagiarized someone's work and you are caught. What are the likely consequences? आपने चोरी की किसी का रिसर्च पेपर और आप पकड़े गए, so you will be rewarded for that over time. Punishment मिलेगा। Your research article is restricted with public documentation explaining the reason. बिल्कुल सही बात है, जो भी आपने पेपर पब्लिश करा है वो वापस मंगाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट फंडिंग योर रिसर्च टेक्स डिसिप्लिनरी एक्शन, बिल्कुल वो इन्हीं सब फालतू काम के लिए थोड़ी ना पैसे दिए हैं। योर एकेडमिक स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन कम इनटू क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, आपके लिए धन्यवाद तो होगा कि ये प्लेजराइज्ड कंटेंट करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा काफी कि प्रोफेसर्स ने उन्होंने अपने स्टूडेंट का रिसर्च पेपर पब्लिश करा लिया अपने नाम पे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following characteristics of mass communication are true? It needs a mass medium. mass communication है तो mass medium तो चाहिए ही। it is impersonal communication, बिल्कुल सही बात है, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है ना, ये इम्पर्सनल है, क्योंकि ऑडियंस, मास कम्युनिकेशन मन की बात सबसे करना है, तो मन की बात पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। मन की बात जब आप पब्लिकली कर रहे हो so that is mass communication, तो मन की बात अगर मन में कर रहे हो that is personal communication। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी मास कम्युनिकेशन में आते हो, ज्यादा ऑडियंस को बताते हो, मास को बताते हो, ओके, लार्जर ऑडियंस को बताते हो, इन दैट केस यू हैव इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इट हैज गेटकीपर्स, गेटकीपर्स का मतलब क्या होता है, जो भी एडिटर्स हैं, जो भी कंटेंट डेवलपर्स हैं, जैसे कि मुझे मेरी टीम जो हेल्प करती है, सो दिस इज व्हाट यू नो एज देम who are called gatekeepers. Okay, the feedback is ultra fast,
मास कम्युनिकेशन में इतना जल्दी कब से होने लगा? अपने दोस्त से पूछोगे कि मेरी क्या खामियां थी, वो तुरंत बताएगा, आपके मुंह पे बताएगा, थप्पड़ मार के भी बता सकता है। लेकिन अगर आप चलती भीड़ में आप पूछते हो कि मेरे में अंदर क्या बुराई है, कुछ बताओगे? मेरे साथ ऐसा हुआ, जल्दी रिस्पॉन्डर नहीं मिलने वाला। इट इज वेरी चीप, नो कॉस्ट इन्वॉल्व। इतना सस्ता होता तो सब लोग टीवी पे ही भाषण नहीं देते। ओके, फिर चीप तो है ही नहीं। सो ए, बी एंड सी ओनली। सो ऑप्शन नंबर 3। Now coming to the next question number 37. Arrange the following environment related acts in the chronological order of their enactment. Wildlife Protection Act 1972, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, National Green Tribunal Act 2010, Environment Protection Act 1986, Forest Conservation Act 1980। इसमें जनरली आपको सारा याद नहीं होता, ऑल्दो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप पेपर 1 में जो भी एक्ट्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड वो आप प्रिपेयर करके रखेंगे। ओके, सो इसमें आपको जनरली एनजीटी पता होता है। ओके, सो वहां से भी आप कोट कर सकते थे कि सबसे लास्ट में वो आएगा, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। सो लेट अस सी दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो सबसे पुराना कौन सा है? वाइल्ड लाइफ। ओके, सो ए, उसके बाद है ई, उसके बाद है बी, उसके बाद है डी, उसके बाद है सी। ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, ये समझना, ये आपसे आपके लिए है। टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। अगर इतना ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो कराने लगोगे तो हायर एजुकेशन में बच्चे आपके पास आएंगे ही नहीं, पूछेंगे ही नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग होगी ही नहीं। ओके, सो ये जरूरी नहीं है, मस्त पूछा है ना। टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट मोटिवेट हर लर्नर्स टू, देखो यहाँ प्लूरल है और यहाँ सिंगुलर है, थैंक्स टू एनटीए, और ये टेस्ट कर रहे हैं बच्चों का कंप्रीहेंशन में इंग्लिश में। हर लर्नर्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली। ओके, बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन होना चाहिए कि आप खुद से कुछ कर पाओ, डेटा वगैरह जनरेट कर पाओ, या कुछ नया इनपुट आउटपुट, इनपुट यूज करके आउटपुट लाओ, कुछ नया मॉड्यूल जनरेट करो, कुछ नई थ्योरीज लाओ। टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट यूज एनी टेक्नोलॉजी। अगलो, फिर आप रिसर्च कैसे करोगे जब सॉफ्टवेयर टेक्निक्स ही यूज नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करेंगे, तो टीचर समझाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे? कुछ भी। टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम। इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी। टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी एन एविड रीडर एंड पार्टिसिपेंट इन हर डिसिप्लिन। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो यू हैव बी and E as the right answer. ओके, सो उनको रेगुलरली पढ़ना चाहिए और जो उनका डिस्कोर्स है वो पता होना चाहिए। अब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो और मैं बोलूँ मुझे नहीं आता, मैंने नहीं पाता, तुम क्या लेवल का क्वेश्चन पूछ ली हो? तुम्हारे लेवल पे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये फालतू के जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि बेटा हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, यही फर्जी बातें हैं टीचर्स की। अरे बच्चे ने पूछा नहीं आता, बोल दो नहीं आता। ऐसे भी तुम्हें स्टूडेंट समझ गया कि तुम्हें नहीं आता, फालतू के ड्रामे क्यों करना कि हायर एजुकेशन जानोगे, आपने ये पहले ही पढ़ लिया होगा। अरे बच्चे को नहीं आता तभी तो आपसे पूछा, उसने नहीं पढ़ा है या नहीं याद है। आप बता सकते तो बताओ, नहीं बता सकते एटलीस्ट सोर्स अगर आता है तो सोर्स बता दो, बच्चा कर लेगा। ओके, सो एटलीस्ट उनको अपने डिसिप्लिन के बारे में पता होनी चाहिए। दैट इज द आइडिया हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। यहां मैच द फॉलोइंग है, अब यहां ध्यान देना। ओके, सो यह क्या करना है कि आपका क्वेश्चन को, अरे सॉरी, ये आपका मैच द फॉलोइंग है। ये चीजें क्या हो रही है? टू फॉर्म बिलीव्स इन ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में एक ऐसा बिलीफ कर देना है कि देखो बेटा इसको करोगे तो ऐसा ही होगा। उसके बाद वो बंदा क्वेश्चन भी नहीं कर रहा, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर रहा है, एक तरह से थोपा गया ना
ये आलतू फालतू क्वेश्चन मत पूछो। ओके, सो ये चीजें पूछी गई है कि पहले ही बिलीफ लगा दो बच्चों में, फिक्स कर दो, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। तो जो भी तुम एजम्पशन तोड़कर जो सोचना चाहते हो वो नहीं एक्ट करता। ओके, सो फॉर दैट इसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। ओके, सो ए का 2, वी हैव 2 ऑप्शंस टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट। अब किसी का बिहेवियर और कंडक्ट शेप करना, जैसे भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो इंटरव्यूज वगैरह में आप बच्चों को बताते हो कि देखो बेटा ऐसे करना है, देखो बच्चे ऐसे करना है। ओके, उनको आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो, उनको मेंटर करते हो। सो दिस इज समथिंग लाइक ट्रेनिंग। तो टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग। टू इंप्रूव लर्निंग स्किल्स, लर्निंग स्किल को इंप्रूव करने को बोलते हैं कंडीशनिंग। टू कमांड विथ नॉलेज, अगर नॉलेज है तभी तो इंस्ट्रक्ट कर पाओगे। सो दिस कम्स विथ ऑप्शन 3 एज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आपको टफ है। चाणक्य कंपोज्ड अर्थशास्त्र एट द वल्लभी यूनिवर्सिटी, नहीं तक्षशिला। ओके, वहां पे वो प्रोफेसर थे, चाणक्य वाज अ प्रोफेसर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सो यहां से ये 2 स्टेटमेंट पहले ही खत्म हो गए। पाणिनि हु रोट अष्टाध्यायी वाज एलमनी ऑफ तक्षशिला, बिल्कुल सही बात, ही वाज एन एलमनस ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो बी सही है। आचार्य शिलभद्र वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन उदंतपुरी, नहीं उदंतपुरी नहीं, ये क्या थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलर थे। ओके, सो दैट्स द आइडिया हियर। Agraharas was an educational institution with a whole settlement of Brahmanas, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन मैं जानता हूं ये नहीं जानते होगे। जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज मसाड़ीज। ओके, ये साउथ इंडिया से जो होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ओके, सो यू हैव A wrong and C wrong, so B, D and E are the right answers. So option number 4. Now coming to the next question, number 41. Arrange the following terms in order of increasing extension. So सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा। So lotus plant organism flower. लोटस जो है कमल का फूल है, कमल एक फूल है, और हर तरह के फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम जैसे एनिमल्स। ओके, सो ह्यूमंस एनिमल्स के पार्ट होते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिज्म का पार्ट हुआ प्लांट, प्लांट का पार्ट हुआ फ्लावर, फ्लावर का एक कंपोनेंट रहा लोटस। सो स्टार्ट विद द लोटस, पहले ए, फिर उसके बाद फ्लावर डी, उसके बाद प्लांट बी, एंड देन यू हैव ऑर्गेनिज्म सी, ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब यहां समझो ध्यान से, ऑर्डिनल स्केल सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ऑर्डर कर सकते हो सीधा सीधा। अगर ये आपको पता है तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही निकल गए। अब आ जाओ, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल और इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल का पहले ही आपको मिल गया, थर्ड डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कलर ऑफ हेयर, हेयर का अलग अलग जो कलर है उसको आप रेशियो में मेजर कर सकते हो, नहीं तो ये तो रेशियो होगा ही नहीं, ये तो नॉमिनल ही हो सकता है। रेशियो कौन सा हो सकता है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। जैसे आप बोलते हो कि माई फ्रेंड गॉट 20% इंक्रीमेंट इन हर सैलरी, यही है रेशियो। ओके, सो आपने रेशियो निकाल लिया पहले की सैलरी और अभी की सैलरी, और उससे आपने देख लिया कि चीजें क्या हो रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये भी मुश्किल क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, एनसीईआरटी, लेकिन आपको ये बताया गया है, आई थिंक आपको टीचर्स ने कराया है।
So NCERT was established in 1961. NAC उस NCERT के बाद में ही आएगा 1994. NIRF ये नई बात है 2015. AICTE ये पहले टेक्निकल एजुकेशन की बात थी लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस लेट में मिला था. So 1945 statutory status in I think 1987. ओके. यूजीसी का देखोगे सो यूजीसी का 1953 में आया था और स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1956. ओके. सो दैट इज द आइडिया. सो सबसे पहले आपसे पूछा गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले कौन है? AICTE. उसके बाद कौन है? UGC. उसके बाद कौन है? NCERT. उसके बाद कौन है? NAC. उसके बाद कौन है? NIRF. अब इसको समझने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले ये समझो, ये जो NAC और NIRF है ये रैंकिंग देने वाले हैं, तो ये तो बाद में आने चाहिए, उसके पहले ये तीनों होना चाहिए. सो B और C लास्ट में होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए. ओके. अब उसके बाद यहाँ पे देखना है. सो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मैं समझ सकता हूँ कि आप पहले यूजीसी डालेंगे फिर उसके बाद एनसीईआरटी डालेंगे, ये मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाए. ठीक है. लेकिन अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो तो भी मैं आपको क्रेडिट दूंगा कि आपने बहुत अच्छे से इसको सोल्व किया. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. ओके. और ये देखो, अब ये क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या समझना है कि जब मैकुलर का दिया हुआ है तो मैकुलर ने क्या किया था? इंग्लिश को लाया था. सो ये आपको पढ़ाया गया है, यही सब टिक कर लो. सो बी का 4 एक ही जगह है ऑप्शन नंबर 3 में. सो बाय डिफॉल्ट बाकी के आंसर्स मिल गए. सो एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर एजुकेशन, ये किसका कहना था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आया था, क्योंकि हम एजुकेट करेंगे तो सही से गवर्नेंस में हेल्प करेंगे यहाँ के लोकल लोग. ग्रांट्स इन एड फॉर एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट वाज पुट्स dispatch. India's destiny is getting shaped in our classrooms. That was a statement in कोठारी कमीशन. ठीक है, कि एक बच्चे का जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट डिसाइड करता है कि कंट्री में क्या डेवलपमेंट होने वाली है. सो इंडिया की जो डेस्टिनी है, जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर क्लासरूम्स में बनता है. ओके. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following is a flexibility mechanism under Kyoto Protocol? Okay, so पहला स्टेटमेंट तो सही है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन. इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ये आपके पेरिस एग्रीमेंट का. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं क्लाइमेट में. ओके. इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, ये है. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये है. सो A, D and E. सो ऑप्शन नंबर 4. आई होप यहां तक आपने कर लिया. नाउ कमिंग टू द comprehensive. Socialism aims at equality and social justice through government ownership and control over the means of production. Yet, no socialist country has been able to realize these aims. Even in Russia, which is the pioneer of socialism, much injustice, oppression, and inequality prevails. There are glaring disparities between the elite and the masses. On the contrary, the capitalist system is based on the private property and the voluntary exchange. People have disliked it on the presumption that it serves narrow and vested interests only. However, capitalist countries have shown better results as people. They enjoy comparatively more freedom and prosperity and less injustice and inequality. It would be incorrect to say that socialism or communism was made corrupt by weak and incompetent rulers, or that capitalism has been successful in spite of the prevalence of immoral values in it. No political system can succeed unless its good and moral qualities are sustained. However idealistic any particular system may be, it can be upheld only by ensuring for the dignity and individuality of each person, his rights and values, and by guaranteeing his personal freedom. Compulsion and the use of force or exertion or psychological pressure
should give way to gentle reasoning and convincing. This is the fundamental value in interpersonal human relationships in society. The fundamental value in interpersonal human relationships in society is, यहाँ समझो, कलेक्टिव फ्रीडम, यहाँ पे इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हो रही है. सो लास्ट में यहाँ देखो, however idealistic any particular system may be, it can be upheld only by ensuring respect for the dignity and individuality of each person. यहाँ बात हुई है his rights and values and by guaranteeing his personal freedom. Okay, so collective freedom, collectively तो हम freedom में हैं ही. Okay, फीलिंग ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है. कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल एजेंसी, कोई लॉजिक नहीं है. रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ ईच पर्सन, हमें ओवरऑल नहीं देखना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा हो रहा है. हमें ये देखना है कि हर एक इंडिविजुअल के राइट्स, उसकी डिग्निटी सेफ है, चाहे वो क्लास, चाहे वो कास्ट, चाहे वो रिलीजन में किसी भी तबके से बिलोंग करता हो. ओके, सो दिस इज व्हाट इज enshrined here. Okay, now coming to the next question. Question number 47, same passage है. The capitalist countries perform even better as compared to the socialism when because it is based on, अब यहाँ पे देखो, on the contrary the capitalist system is based on private property and voluntary exchange. सीधा सीधा direct, option number 1. Now coming to the next question, question number 48. Okay, एक सेकंड. According to the passage, the key to success in any political system lies with its good and moral qualities. Okay, ये आंसर हो जाएगा. Hard work and perseverance only? नहीं. People who are always concerned about their rights? No. People who use criticality to analyze government sponsored schemes and कोई मतलब नहीं है. यहाँ समझो जरा, ठीक है. ये सक्सेस की बात हो रही है. No political system can succeed unless its good and moral qualities are sustained. सीधा सीधा direct statement यहाँ दिया हुआ है. Now coming to the next question number 49. The advocates of socialism believe that equality can be ensured through mixed economy. नहीं यार. Equal distribution of the profit to all. No. Public private partnership. नहीं. The government ownership. Okay, so यहां समझो सोशलिज्म के एडवोकेट्स क्या है. अब सोशलिज्म एम्स एट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस थ्रू गवर्नमेंट ओनरशिप. ओके, सीधी सीधी वहीं लिख रखे हैं. सो इक्वालिटी कैसे आ सकती है? गवर्नमेंट ओनरशिप से. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50. No socialist country has been able to realize the aims of socialism because it shows narrow and vested interests only. नहीं. People enjoy more freedom and prosperity in capitalism. No. देखो स्पेलिंग इन्होंने मिस्टेक रखा. It is made corrupt by incompetent rulers. No. Its good and moral qualities are not sustained. बिल्कुल सही बात है. इसीलिए तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसके जो भी आइडियाज थे वो बेकार हो गया. ओके, सो यहां समझे. इससे एक ऐसे होगा कि ये देखो, इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट सोशलिज्म कम्युनिज्म वाज मेड करप्ट बाय वीक एंड इनकम्पिटेंट रूलर्स. ठीक है, सो ये जो आइडिया है गुड एंड मोरल क्वालिटीज, अगर ये सस्टेन नहीं होगा तो पॉलिटिकल सिस्टम सक्सीड नहीं करेगा. तो कहने का मतलब क्या है, ये सोशलिज्म के जो एम थे वो फुलफिल नहीं हुआ. यानी कि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुड्स एंड मोरल क्वालिटीज वर नॉट सस्टेन. जो अच्छे क्वालिटीज थे, जो भी मोरल क्वालिटीज थे, जो भी ह्यूमन डिग्निटी की बातें वाली थी, वो सस्टेन नहीं किया गया. दैट्स द आइडिया हियर. सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ जनरल पेपर. ओके, सो पेपर 1 I will stop here. All the best. Take care. Bye bye.